नमस्कार सभी को, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। जैसा कि हमने लास्ट दो क्लास के अंदर हमने इकोनॉमी प्रॉब्लम, सेंटर प्रॉब्लम और पीपीसी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को क्लियर कर लिया। आज की क्लास इस यूनिट की हमारी लास्ट क्लास होने वाली है, जिसमें आज के हमारे जो टॉपिक्स होने वाले हैं, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिफरेंस करेंगे, माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस को क्लियर करेंगे, फिर जो वेरियस इकोनॉमी के टाइप्स होते हैं उनको हम क्लियर करने वाले हैं आज की क्लास में। पर इससे पहले मैं आपको बता दूं कि माइक्रो मैक्रो के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा एक माइनर सा आपको टॉपिक एक क्लो दे दिया था कि हम माइक्रो और मैक्रो में क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम इसे डिटेल में अच्छी तरीके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि माइक्रो मैक्रो क्या है। तो सबसे पहला आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, उससे पहले ये बताना चाहूंगा कि आपने अगर लास्ट की वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उन दोनों वीडियोस को आप देख सकते हैं। फिर देखने के बाद इस वीडियो पे आज की क्लास का पहला टॉपिक है हमारा पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। तो मैंने आपको पहले बता दूं कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को हम कैसे क्लासिफाइड करेंगे जनरल वर्ड्स में। देखिए, जब हम किसी फैक्ट्स की बात करते हैं, बिल्कुल एक्चुअल और रियल डिस्क्रिप्शन के बारे में हम बात करते हैं, तो ये होता है हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और जब हम किसी ओपिनियन की, और ओपिनियन सबके अलग अलग डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, तो हम यूज करते हैं, हमारे पास इकोनॉमिक्स का जो टाइप होगा वो कौन सा होगा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो इससे पहले मैं एक जनरल सा आपको एक आइडेंटिफिकेशन मार्क बता दूं। जब हमारे पास इज, वॉज या विल हो तो हमें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को इंडिकेट करता है। अगर नॉर्मेटिव है तो सजेशन को बताता है, और सजेशन में हमारे पास शुड का यूज होगा। अब समझते हैं, ये तो हमारे एक आइडेंटिफिकेशन मार्क हो गया कि हमने जो बना दिया कि इज, वॉज, विल होगा तो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अगर शुड है तो शुड हमेशा सजेशन की बात करता है, तो ये हमारे पास होगा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को समझने के लिए सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि हमारे पास इन दोनों के बीच में डिफरेंस को क्लियर करते हैं। जो देखिए, मान लीजिए पहला हमारा मीनिंग है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैंने आपको बताया इज, वॉज, विल, आपको इसका ध्यान रखना है। तो ये क्या करता है, इट डील्स विद द व्हाट इज, मतलब क्या है, एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर एक्चुअली सॉल्व। अब हमारे पास जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं क्या है और इसे कैसे सॉल्व किया जाता है, तो ये हमेशा किसमें बता रहे हैं, हमारे पास पॉजिटिव, क्योंकि जो हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है और इसे कैसे सॉल्व किया जाता है ये एक्चुअल चीज को बता रहा है, और एक्चुअल यानी कि रियल डिस्क्रिप्शन को बता रहा है। तो इसलिए ये होता है हमारे पास पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है कि क्या हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, वर्ड टू बी मतलब और टू बी, और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। अब हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है और कैसे इसको सॉल्व किया जाना चाहिए। अब हमारे पास इसमें जाना चाहिए मतलब हमारे पास क्या होगा, सजेशन दे रहा है ये। अब हमारे पास जो फैक्ट्स को बताता है वो पॉजिटिव है, जो हमारे पास सजेशन या हमारे पास रियल डिस्क्रिप्शन को नहीं बताता वो हमारे पास नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। अब बात करते हैं हम वेरिफिकेशन की। अब जरा समझिए, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब किस पर होता है, फैक्ट्स पर। मैंने बताया ये किस पर डिस्क्राइब होता है, फैक्ट्स पर। अगर वहीं हमारे पास विच कैन बी वेरीफाइड बाय द एक्चुअल डाटा, ये हमेशा किसको बताएगा, एक्चुअल डाटा को बताता है। वहीं हमारे पास जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है वो हमेशा किसको बताएगा, ओपिनियन। और ओपिनियन डिफरेंट पीपल्स के डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं, तो ओपिनियन को बता सकता है। और ये हमेशा वेरीफाई नहीं करेगा कभी भी एक्चुअल डाटा को, क्योंकि ये हमेशा सजेशन देगा, और सजेशन सबके डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। अब इसके बाद है हमारे पास पर्पस। इसका एम हमेशा क्या होगा, रियल डिस्क्रिप्शन को बताएगा। जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम या इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात है वो फैक्ट्स को और रियल डिस्क्रिप्शन को बताता है। वहीं हमारे पास जो नॉर्मेटिव है वो डिस्क्राइब किसको करता है, ओपिनियंस को, और साथ ही साथ कभी भी एक्चुअल डाटा को वेरीफाई नहीं करता है। अब हमारे पास आता है इसका नेचर, सजेस्टिव नेचर। अब सजेस्टिव की बात करते हैं हम, तो देखिए आपको बताया ये हमेशा फैक्ट पर बेस होता है। जब फैक्ट पर बेस होगा तो हमारे पास पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होगी, और ये कभी भी सजेशन पर बेस्ड नहीं होता। वहीं हमारे पास जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है, इट गिव्स द इंडिविजुअल ओपिनियन। सबके ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं और सजेशन हो सकते हैं, हमेशा सजेशन और ओपिनियन को देता है। अब इसके बाद हमारे आता है वैल्यू जजमेंट। अब देखिए हमारे पास पता है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो हमारे पास कभी भी वैल्यू जजमेंट नहीं देता। अब वैल्यू जजमेंट कैसे नहीं देता, मान लीजिए दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, और हमेशा जो रिस्पॉन्सिबल मारते हैं लगातार प्राइस बढ़ने का, पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है किसका, तो हमेशा रिस्पॉन्सिबल पार्टीज को मानते हैं। ठीक है, पार्टीज की पॉलिसीज भी कहीं ना कहीं होती है इनकी रीजन, पर बेसिकली कुछ इकोनॉमिक लॉज होते हैं। जैसा आपको पता है, अगर क्वांटिटी बढ़ती है तो क्वांटिटी बढ़ने से डिमांड,
क्वांटिटी यानी कि डिमांड जब बढ़ती है तो डिमांड बढ़ने से प्राइस लेवल भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो कुछ इकोनॉमिक लॉस भी होते हैं, पर उन्हें ना देखकर सीधे सीधे क्या होता है यहाँ पर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किसी भी वैल्यू जजमेंट को नहीं देता। ठीक है, न्यूट्रल रहता है बिल्कुल, हाँ ठीक है, हमें नहीं बोलना भाई, क्योंकि हर बार जो रिस्पॉन्सिबल है वो गवर्नमेंट नहीं होती है, कुछ रिस्पॉन्सिबल हमारे इकोनॉमिक लॉस भी होते हैं। अगर हमारे पता है सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है तो प्राइस लेवल बढ़ेगा। ये हमेशा क्या करता है, ये न्यूट्रल फॉर्म में दो लोगों में आपस में बैच चल रही है और उसका अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं, तो उसमें कोई भी वैल्यू जजमेंट नहीं दी जाएगी। जहां वैल्यू जजमेंट ना हो तो वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है। पर हमारे पास जहां वैल्यू जजमेंट होती है, और वैल्यू जजमेंट सबकी अलग अलग टाइप्स की हो सकती है, तो ये होता है हमारे पास नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल को लेकर। एग्जाम्पल में अगर मैं क्लियर करता हूं आपको, तो एग्जाम्पल समझिए, मैंने आपको बताया ये हमेशा किसमें होगा हमारे पास, एक फैक्ट पर, और ये होगा सजेशन बेस। अब प्राइसेस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, लगातार प्राइस बढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल फैक्ट की बात बता रहा है, बिल्कुल सही है कि फैक्ट बढ़ रहे हैं। अब यहां पर हमारे पास किसका यूज हो गया, शुड का। तो इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल द राइजिंग प्राइसेस, जो प्राइस बढ़ रहे हैं उसको क्या करना चाहिए, कंट्रोल अब करना चाहिए, यानी कि शुड की बात हो रही है, तो ये क्या होगा हमारे पास, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। वही हमारे पास दूसरा एग्जांपल दे रखा है, अब देयर आर इनइक्वालिटी ऑफ द इनकम इन आवर इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी के अंदर इनइक्वालिटी ज्यादा है, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। अब यहां पर क्या हो गया, ये एक फैक्ट्स को बता रहे हैं। वहीं हमारे पास दूसरा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होगा, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी शुड बी रिड्यूस, हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसे रिड्यूस करना चाहिए। तो ये किसका नेचर है, इसका सजेस्टिव नेचर है। जब सजेस्टिव नेचर होता है तो इसे बोलते हैं हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब हमारे पास इसको क्लियर करने के बाद हमने कुछ आइडेंटिफिकेशन ढूंढ रखी है, जिसमें हमें बताना है कि पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है। अब आपको सीधा सीधा एक रीजन ये है, जब हमारे फैक्ट के बेस पर होती है तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, जहां हमारे पास सजेशन बेस पर होती है या सजेस्टिव नेचर होता है तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है। तो सबसे पहले बात क्लियर कर, अब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। तो पहला टॉपिक हमारे पास जो पहला पॉइंट है, पीपल शुड सेव मोर फॉर देयर फ्यूचर। अब क्या करना चाहिए, पीपल्स को अपने फ्यूचर्स के लिए पैसा बचा कर रखना चाहिए, सेविंग्स करनी चाहिए। तो ये क्या है, आपको पता है शुड आ गया, तो नेचर कैसा है, सजेस्टिव नेचर है। जब सजेस्टिव नेचर होता है तो ये हमारे पास होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्या होगा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो हमारे इसका जो टाइप है वो नॉर्मेटिव हो गया। अब सेकंड पॉइंट होता है, इन इंडिया जो पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग एट द अलार्मिंग रेट। अब पॉल्यूशन है लगातार बढ़ता जा रहा है अलार्मिंग रेट से, तो यानी कि हमारे पास ये बिल्कुल फैक्ट्स को बता रहा है। जब फैक्ट्स नेचर होता है तो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो है, गवर्नमेंट शुड इम्पोज हैवी टैक्स ऑन दी रिच पीपल। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, शुड का मतलब ये है, ये सजेशन दे रहा है, और सजेशन नेचर होता है, जब सजेस्टिव नेचर होता है तो हमारे पास होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब इसके बाद हमारे पास आता है, स्मोकिंग शुड बी डिस्करेज इन दी वर्ल्ड। अब क्या करना चाहिए, स्मोकिंग को पूरे वर्ल्ड के अंदर डिस्करेज करना चाहिए। तो हमारे पास क्या होगा, डिस्करेज करने के लिए, तो ये किस तरह का नेचर हो गया इसका, नॉर्मेटिव, क्योंकि हमारे पास शुड का यूज हो रहा है। अब ये सजेस्टिव नेचर है, यानी कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब आता है इन इंडिया टैक्स रेट स्लैब्स इंक्रीज इन द इंक्रीज इनकम। इनकम बढ़ती है तो टैक्स स्लैब्स को भी क्या करना चाहिए, जो टैक्स स्लैब्स होते हैं उन्हें भी बढ़ा देना चाहिए। बढ़ाते हैं, देना नहीं चाहिए, मतलब एक्चुअल में इफेक्ट को बता रहा है कि बढ़ते हैं, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स का जो स्लैब्स है वो भी बढ़ेगी। तो बढ़ते हैं, यानी कि हमारे पास ये किस तरह का नेचर होगा इसका, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब आते हैं हमारे पास 6 पॉइंट, हायर इंटरेस्ट रेट क्या करता है, इंड्यूस करता है पीपल्स को कि वो ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स करें। तो हमारे पास क्या है, बिल्कुल फैक्ट्स को बता रहा है, क्योंकि जितना हाई इंटरेस्ट रेट होता है वो हमारे को क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं कि हम अपनी सेविंग्स को बढ़ाएं। तो ये पॉजिटिव नेचर हो गया। अब हाई टैक्सेस ऑन द सिगरेट ऑफ डिस्करेज स्मोकिंग। अब क्या करते हैं हम, मान लीजिए कि हाई टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं किस पे, सिगरेट पर, जिससे क्या होती है, स्मोकिंग डिस्करेज होती है। बिल्कुल फैक्ट्स को बता रहा है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव नेचर हो गया। अब हमारे पास है गवर्नमेंट शुड। अब शुड की बात हो रही है तो यहां सजेस्टिव नेचर हो गया, तो ये होता है हमारे पास नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब आपको पता है एक बेसिक सा फैक्ट बता दिया, फैक्ट पर हो तो पॉजिटिव है, अगर हमारे पास सजेस्टिव नेचर है तो नॉर्मेटिव। आपको रीजंस के साथ प्लस आपको ये पॉइंट को मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया। अब आपको इस पॉइंट में कोई भी डाउट। अब हमारा दूसरा टॉपिक है माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस। अब इससे पहले मैं आपको बता दूं, माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस मैंने पहले भी क्लियर कर दिया था उसके वर्ड्स को लेकर, ठीक है। तो माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस जो पढ़ा था, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो जाकर उस वीडियोस में देख सकते हैं, मेरे फर्स्ट पार्ट में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
ठीक है। अब हमारे पास आज का जो टॉपिक माइक्रो मैक्रो में हम पढ़ते हैं, इसमें डिफरेंस को क्लियरिफाई करेंगे कि माइक्रो क्या है और मैक्रो क्या है। अब मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था माइक्रो में आई और ए, इन्हीं से हमारा इनका मीनिंग निकल जाता है। आई का मतलब होता है इंडिविजुअल और ए का मतलब होता है एग्रीगेट। इसमें जो भी स्टडी करते हैं हम इंडिविजुअल यूनिट्स की करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे हम एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स का मतलब है एज अ होल इकोनॉमी, पूरी एंटायर इकोनॉमी की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके डिफरेंस को क्लियर करते हैं। आपको पहला आता है हमारे मीनिंग के बारे में बात करते हैं। इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, आई से बना हुआ वर्ड है ये, यानी कि जो भी हम स्टडी करेंगे इंडिविजुअल स्टडीज करेंगे हम, इसमें एग्रीगेट से एंटायर इकोनॉमी के बारे में बात नहीं करते। तो यहाँ पर स्टडी किसकी हो रही है, इंडिविजुअल। और यहाँ पर जो स्टडी की जा रही है वो बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स मतलब इकोनॉमी, पूरी एंटायर इकोनॉमी ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, कि पूरी इकोनॉमी हमारी क्या बेटा, पूरी इकोनॉमी को हमें क्या करना है, एंटायर इकोनॉमी की स्टडी करनी है। ठीक है। अब आते हैं इसके टूल्स। इसमें हमारे पास डिमांड और सप्लाई आएंगे, इसमें हमारे पास एग्रीगेट्स, क्योंकि पूरी एंटायर इकोनॉमी की बात हो रही है तो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। अब थर्ड पॉइंट होता है बेसिक ऑब्जेक्ट्स। अब इसका जो एम होता है हमेशा डिटरमाइन किसको करेगा, प्राइस ऑफ कमोडिटी को और फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, यानी कि जो भी प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सभी को डिटरमाइन करने का काम किसमें हम पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो में जो हम पढ़ते हैं वो डिटरमाइन करेंगे कि इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट किया जाए इकोनॉमी के अंदर। अब चौथा पॉइंट आता है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। अब देखिए, क्योंकि हम इंडिविजुअल स्टडी करते हैं तो इसकी जो एग्रीगेशन है वो लिमिटेड डिग्री में, किसमें, लिमिटेड। वही हमारे पास मैक्रो लेवल पर हम पूरी एंटायर इकोनॉमी की स्टडी करते हैं तो इसकी हाईएस्ट डिग्री होती है एग्रीगेशन की। अब बेसिक एजम्पशंस क्या रखी जाती हैं, इसमें सारे के सारे माइक्रो है तो मैक्रो वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट रख लेंगे। नेशनल इनकम, सेविंग्स, कंजप्शन, ये सारे के सारे वेरिएबल्स यहाँ कांस्टेंट रहते हैं। वहीं हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन से वेरिएबल कांस्टेंट रहेंगे, माइक्रो के। सिर्फ हमें पूरी एंटायर इकोनॉमी के बारे में बात करनी है, इसमें हम इंडिविजुअल डील नहीं करते, तो इसलिए माइक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखा जाता है। अब हमारे पास इसका अदर नेम क्या होता है, इसे प्राइस थ्योरी के नाम से जाना जाता है और इसे इनकम और एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इसमें प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है डिमांड और सप्लाई से, और इसमें किया जाता है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई से। तो इसमें इनकम और एम्प्लॉयमेंट की बात होगी। अब हमारे पास आता है एग्जाम्पल्स के बारे में। तो यहाँ इंडिविजुअल इनकम की बात करेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल है तो यहाँ पर क्या आएगा, नेशनल इनकम। यहाँ इंडिविजुअल आउटपुट की, यहाँ पर आएगा हमारे पास नेशनल आउटपुट। तो आपके पास डिफरेंस तो क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं कि माइक्रो और मैक्रो के कुछ एग्जांपल्स के जरिए हम इसे क्लासिफाइड करते हैं। अब मान लीजिए हमारा पहला पॉइंट है सप्लाई ऑफ मनी। अब सप्लाई ऑफ मनी का मतलब यह है कि सप्लाई ऑफ मनी एक इकोनॉमी के अंदर होती है, आरबीआई करती है इसे सप्लाई ऑफ मनी। अब जितना भी हमारे पास सप्लाई ऑफ मनी है तो ये हमारा किसका कंपोनेंट्स होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। अब बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड। अब हमने पढ़ा एग्रीगेट डिमांड किसका होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। अब हमारे पास आता है प्राइस डिटर्मिनेशन। अब प्राइस डिटर्मिनेशन, जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां प्राइस डिटर्मिनेशन होता है। ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है वो पढ़ते, क्योंकि इसको प्राइस डिटर्मिनेशन हमने किसमें पढ़ा है, माइक्रो, तो ये माइक्रो का कॉन्सेप्ट हो गया। अब हमारे पास आता है फिल्म इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये भी माइक्रो का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक इंडस्ट्री, एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो ये हमारे पास ये प्रॉफिट के लिए काम करती है, तो हमारे पास माइक्रो। अब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये हमने प्रॉब्लम पढ़ी थी सेंटर प्रॉब्लम के अंदर, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। और ये टॉपिक हमने कौन सी क्लास में पढ़ा था, यानी कि हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट नंबर फर्स्ट में। तो यानी कि हमारा ये टाइप किसका हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। अब आता है अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का काम किसका है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहां पर हम बात करेंगे, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। अब आता है हमारे पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये माइक्रो का है। हमारी सेकंड यूनिट यही होने वाली है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ये हमने पढ़ा है, ये इसका दूसरा नाम होता है, तो ये हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपको माइक्रो मैक्रो क्लियर होने के बाद हमारे दो टॉपिक आज की क्लास के कंप्लीट रहे, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिफरेंस, माइक्रो एंड मैक्रो। अब हमारा आज की क्लास का लास्ट टॉपिक जो होने वाला है वो है इकोनॉमी के वेरियस टाइप्स। तो क्लियर करते हैं। मान लीजिए इकोनॉमी, अब आपको सीधे सीधे माइंड में आता है इकोनॉमी के अंदर पैसे कर लेते, तो हाँ सिंपल सी बात है, वही हम उस चीज के बारे में बात करेंगे, इकोनॉमी है क्या। तो इकोनॉमी हमारे क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम है जहां पर क्या करता है, विच प्रोवाइड पीपल्स मीन्स टू वर्क, जहां से लोगों को काम मिलेगा और अर्न करेंगे इसके लिए
अपनी लाइफ को जीने के लिए, लिविंग करने के लिए, या आपको अर्न करना पड़ता है अपनी लिविंग्स के लिए, तो वो होता है हमारे पास, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं इकोनॉमी। अब इकोनॉमी के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है मार्केट इकोनॉमी। अब मार्केट इकोनॉमी एक तरह की हमारे पास फ्री इकोनॉमी होती है, और जो माइक्रो मार्केट इकोनॉमी है हमारे पास, जिसे हम फ्री इकोनॉमी के नाम से क्या बात करते हैं, इसका हमेशा ऑब्जेक्टिव रहता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही काम करती है, प्रॉफिट को ही मैक्सिमाइज करना है इसका काम। तो इन विच सेंट्रल प्रॉब्लम आर सॉल्व बाय द मार्केट फोर्स। जो भी इसके अकॉर्डिंग जो फ्री मार्केट है वो कैसे चलती है, डिटरमाइन होगा कि कितनी मार्केट के अंदर कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है, तो जितना भी डिटरमाइन होगा सेंट्रल प्रॉब्लम। अब सेंट्रल प्रॉब्लम हमें पता ही है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। जितनी भी सेंट्रल प्रॉब्लम है कौन कौन इसे सॉल्व करता है, मार्केट फोर्स से, जहां डिमांड और सप्लाई को डिटरमाइन किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ये क्या किया जाता है, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। अब आता है हमारे पास सेंट्रलाइज इकोनॉमी। सेंट्रलाइज इकोनॉमी को हम प्लानिंग इकोनॉमी कहते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से कंट्रोल कौन करते हैं इसे, सेंट्रल अथॉरिटी या गवर्नमेंट की कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी से कंट्रोल करती है, और इसका काम हमेशा सोशल वेलफेयर के लिए ही रहेगा। इसका काम क्या रहेगा बेटा, सोशल वेलफेयर। हमेशा सोशल वेलफेयर के बारे में सोचते हैं ये, अपने बारे में ना सोच के सोशल वेलफेयर रहेगा। प्रॉफिट तो अर्न करना होता है, पर इनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है सोशल वेलफेयर करना। इसलिए ये सेंट्रल प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व बाय सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। कोई ना कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी इसके लिए क्या करती है, सर्कुलेट करती है। अब बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इनका एग्जांपल दे दूं, मार्केट इकोनॉमी पूरी तरीके से जो रेगुलेट करता है वो यूएसए करता है, वहीं हमारे पास जो सेंट्रलाइज इकोनॉमी है चाइना करता था और रशिया। तो हमारे पास ये सेंट्रलाइज इकोनॉमी हो गई, इनका सोशल वेलफेयर मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। अब आता है मिक्स इकोनॉमी, जो इंडिया ने अडॉप्ट किया हुआ है। अब मिक्स इकोनॉमी आपको पता है प्रॉफिट के लिए भी काम करेगी और सोशल वेलफेयर के लिए भी काम करेगी। अब मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूं, यहाँ पर तो हमने प्रॉफिट के बारे में सोचा, यहाँ मैं सोशल वेलफेयर के बारे में सोच रहा था। जैसे सोशल वेलफेयर के मतलब हमारे पास 2 टेक्निक बताई गई थी, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। अगर आपको सोशल वेलफेयर के लिए बात करनी है तो आप सीधे सीधे कौन सी टेक्निक को अपनाओगे, इंडिया के कंसर्न से सेंट्रलाइज इकोनॉमी तो सोशल वेलफेयर करना है, तो इंडिया उस समय, इंडियन जो गवर्नमेंट है वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक को प्रेफर करेगी। वहीं अगर मैं मार्केट इकोनॉमी की बात करूं तो जहां पर हमारी मिनिमम कॉस्ट लगेगी हम उसी को अडॉप्ट करते हैं। अब आता है मिक्स इकोनॉमी, जहां प्रॉफिट के लिए भी बात होगी और सोशल वेलफेयर के लिए भी। तो मिक्स इकोनॉमी शेयर्स ऑफ द मेरिट्स, किसकी मेरिट्स को, किसके गुण को लेगा, मार्केट इकोनॉमी प्लस सेंट्रली जो हमारे पास प्लान इकोनॉमी है, दोनों की मेरिट्स को इंक्लूड करके बनती है हमारी मिक्स इकोनॉमी। इंटीग्रेटेड हो गई है हमारे पास ये। और जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है वो आर टेकन एज द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्स पे भी चलेंगे, और वैसे ही हमारे पास यहाँ सोशल कंसिडरेशन भी होगा। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर सरकार ने ये दे दिया, गवर्नमेंट ने, कि क्लॉथ का है, क्लॉथ का जितना भी प्रोडक्शन है पूरा पूरा उस पर प्रॉफिट कमाओ, स्टील पर कमाओ, आपका प्रॉफिट है कंट्रोल किसके कंट्रोल में दे दी, गवर्नमेंट ने दे दिया आपके कंट्रोल में, आप इससे प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो आपके लिए सरकार ने क्या सोचा, प्रॉफिट के लिए भी सोचा। वहीं अब गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर्स को अपने कंट्रोल में ले रखा है, जैसे इंडियन रेलवे, आपको पता है कंट्रोल में इसलिए ले रखा है ताकि उसे सारे के सारे लोग अफोर्ड कर सके। अब अफोर्ड कैसे कर पाएंगे, अगर मान लो ये पूरी तरीके से प्राइवेट कर दी गई तो प्राइवेट अपनी मोनोपोली चलाएगा, इसलिए गवर्नमेंट ने उस पर अपनी मोनोपोली कर रखी है, और पूरी तरीके से यहाँ पर ये है कि हर कोई से अफोर्ड कर सके। फॉर एग्जाम्पल इसका एक और एग्जाम्पल दे लेते हैं, जैसे आपको हेल्थ और एजुकेशन, अगर वो पूरी तरीके से प्राइवेट होगी तो हर कोई सेक्शन, जो मिडिल क्लास सेक्शन है या लोअर सेक्शन है, वो इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि पूरी तरीके से किसके कंट्रोल में हो जाएगा, रिचर सेक्शन के कंट्रोल में। तो इससे क्या करा सरकार ने, थोड़ा सा कंट्रोल किसका रखा, अपना भी कंट्रोल रखा, साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर का भी। तो दोनों मिलकर ही काम जब करते हैं तो ऐसी इकोनॉमी को हम बोलते हैं मिक्स इकोनॉमी, जहां सोशल वेलफेयर के लिए भी बात होती है और प्रॉफिट के लिए भी बात होती है। तो आज की क्लास के साथ ही हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है, जिसमें हमने पूरी अच्छी तरीके से फर्स्ट यूनिट को कंप्लीटली कर लिया। अब मैं दोबारा टॉपिक्स को एक बार करते हैं। हमारे टॉपिक्स क्या रहे, पहले हमने पढ़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सेंटर प्रॉब्लम, पीपीसी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिफरेंस, माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस, और फिर हमारे इकोनॉमी के वेरियस टाइप्स। अब आशा करता हूं कि आपने इस यूनिट को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, और जिन बच्चों ने पिछली लास्ट वीडियोस नहीं देखी है, मैं अगेन ये बात कहना चाहता हूं कि आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन दोनों लिंकों को देख सकते हैं, लिंकों को ओपन करके दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको इस पूरी की पूरी यूनिट के आपको अगर नोट्स पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप का एक चैनल का मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस लिंक को आप ज्वाइन कर सकते हो, उसके बाद आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। बस आप इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर